इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेद तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। कल मैंने चर्चा करी थी कि कैसे दाम्पत्य कमजोर होता है। आज आप लोगों के सामने उसी बात को उदाहरण स्वरूप दो नवमांश कुंडली के साथ उपस्थित होकर के इस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि कैसे इस बात को समझेंगे कि कई बार कुंडली बहुत अच्छी मिल जाती है। 27 ये जो कुंडली है आपके सामने जो मैं लेकर के बैठा हूं, ये 28 अंकों से मिली हुई कुंडली है। इस कुंडली में नवमांश चार्ट का अध्ययन करने पे ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्यों कई बार कुंडलियां बहुत अच्छी मिली होती हैं पर फिर भी दाम्पत्य 1 से 2 रात में खत्म और कहानी टूट जाती है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम की शुरुआत में बोले गए अर्थ, गीता के श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है पर वो बड़ी गंभीर है। ये दोनों जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये लड़के की कुंडली का नवमांश चार्ट है और ये जातिका यानी कि लड़की की कुंडली का नवमांश चार्ट है। आप इन दोनों चार्ट को देख करके ये बात आसानी से पता लगा सकते हैं कि दाम्पत्य कैसा रहने वाला है। जैसे ये नवमांश चार्ट का सप्तमेश हमें देखना है कि दाम्पत्य कैसा रहेगा। ये जातक की कुंडली का 7वां भाव, नवमांश कुंडली का। यहां पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहां राशि कौन सी बनी है। देख लिया, यहां पे कोई अंक लिखा होगा, कोई भी 1 से लेकर के 12 तक यहां कोई भी अंक लिखा हो सकता है। ठीक उस ग्रह को आप जातक की कुंडली में यह देख लीजिए कि वो ग्रह जो यहां का अधिपति बनता है वो कहां बैठा है। तो जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां जो मैं दिखा रहा हूं, यहां पे 7वें भाव के अधिपति मिथुन राशि के बुध बनते हैं और वो जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं और वो वापस 7वीं दृष्टि से इसी भाव को पुनः देख रहे हैं। ग्रह जहां बैठा होता है वहां से ठीक 7वें घर को 1 2 3 4 5 6 7 उसके 7वें भाव को वो पूर्णतया पूर्ण दृष्टि से देखता है। कुछ अन्य ग्रह ऐसे होते हैं जिनको विशेष दृष्टियां भी प्राप्त होती हैं, पर बुध को सिर्फ 1 दृष्टि प्राप्त होती है। अब आपको यह देख लेना चाहिए कि जो भी ग्रह यहां बन रहा है, जिस ग्रह की भी राशि, उस ग्रह को कितनी दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे गुरु अगर होंगे तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होगी। शनि अगर होंगे तो 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होगी। बाकी शुक्र को 1, सूर्य को 1 दृष्टि, चंद्रमा को 1 दृष्टि, राहु को 5वीं 7वीं 9वीं, केतु को 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टियां प्राप्त होती हैं, मंगल को 4थी 7वीं और 8वीं। बात समझ में तो आ रही है ना। अब जैसे मैं बता दूं, मंगल को 4थी 7वीं और 8वीं के कहने का मतलब क्या है। जहां भी मंगल बैठेंगे, कहां बैठे हैं, यहां, तो यहां से इस भाव का तो वो फल देंगे ही, यहां भी देखेंगे, क्योंकि उनके बाद 4 घर जो अंक आएगा, जो चौथा घर होगा, उसको भी वो अपनी 4थी दृष्टि से देखेंगे। तो 1 2 3 4 उसका असर यहां भी होगा। ये मंगल यहां भी देखेंगे 7वें भाव से, 7वीं दृष्टि से, और उसके बाद 8वीं दृष्टि से यहां भी देखेंगे। 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त होती हैं, पर बात वो नहीं है। पर मैंने ये आपको बता दी कि दृष्टि का प्रभाव भी होता है। तो 7वें भाव में जो अंक लिखा उसके अधिपति कहां बैठे। अब उसी ग्रह को, अब यही बात जो है वो समझने वाली है, अब उसी ग्रह को जो यहां का सप्तमेश बनता है, जातक की कुंडली का जो 7वें भाव का अधिपति है, अब वो नवमांश कुंडली में जो जातिका की कुंडली का नवमांश चार्ट है वो कहां बैठा है, और वो जहां बैठा है उसकी स्थिति कहां बन रही है। जैसे इस कुंडली में 7वें भाव के अधिपति बुध लग्न में बैठे तो ये अच्छी स्थिति है। मतलब अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा कि नहीं, ये कुंडली अच्छी है नवमांश में, क्योंकि 7वें का अधिपति 7वें को देख रहा है और साथ ही साथ भाग्य के अधिपति भी 4th में आकर के इस भाव को बली बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अब इसी ग्रह को आप
नवमांस में लेके आइए, जातिका की कुंडली को देखिए कि वहां पे वो बुध कहां बैठे हैं। जो इनकी जातक की कुंडली में सप्तमेश बुध बने, वो नवमांस कुंडली में बुध कहां बैठे, तो ये बुध यहां बैठे छठे भाव में, और छठे भाव में बैठ करके पाप कर्त्री में है, मंगल आगे और शनि पीछे। ये विवाह टूट सकता है। इस वजह से आप ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, या फिर अपनी कुंडली मिलाते समय इस बात पे ही सिर्फ मत भरोसा करिएगा कि कुंडली सॉफ्टवेयर में डाली, 25 अंक मिल गए, विवाह कर लो। ना, बिल्कुल भी नहीं, बच के रहना है। 28 अंक से ये कुंडली मिली है, और कुंडली में तीसरे से दूसरे साल में ही विवाह टूट जाता है। क्योंकि अगर एक भी रस्सी की गांठ कमजोर होगी तो संबंध टूट जाएगा। कहने का मतलब यह है। पर अगर हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह हमें फिर गुरु को देख लेना चाहिए कि क्या देव गुरु बृहस्पति की स्थिति है यहां पे, तो गुरु खुद ही अष्टम भाव में स्थित है, यानी कि उनकी भी स्थिति इस विवाह को बचाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो खुद लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ करके अपने ही प्रभावों को कमजोर, हालांकि उसे व्यवस्थित कहा जाएगा, वो कमजोर नहीं है, पर वो चूंकि बिलबिला रहे हैं कि हे विधाता, मैं तो इस कुंडली का लग्नेश था, पर मुझे यहां क्यों डाल दिया। और जरा विचार करिए, यहां पे ये राहु सप्तम भाव के पीछे आगे की स्थितियां, और सप्तमेश भीषण पाप कर्त्री में शनि मंगल के बीच में फंसे हैं। अपने भाव का व्यय भी किया है और वहां मंगल को बिठाया है जो कि पंचमेश है। व्यक्ति प्रेम में जाता है, प्रेम विवाह करता है, और उसके बाद फिर टूट जाती हैं चीजें। तो ये बात समझने वाली है। एकमात्र देव गुरु बृहस्पति ही दांपत्य को बचाने के कारक होते हैं। वो कब, बता देता हूं। अगर किसी भी तरीके से दांपत्य टूटने की स्थिति में जा रहा हो और दांपत्य में गुरु यहां बैठे हो, गुरु द्वितीय भाव में बैठे हो, लग्न में बैठे हो या पंचम में बैठे हो किसी ग्रह के साथ, या उनकी स्थिति लग्नेश की बनती हो, या फिर वो द्वितीय भाव में उच्च के होते हों, या फिर कहीं से भी अगर पंचम भाव में उच्च के होते हों, तो दांपत्य टूटता नहीं है। वो प्रेम पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से उस दांपत्य को चलाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कई बार मैं सिर्फ इसलिए यह कार्यक्रम बना रहा हूं कि आपको इस बात से बाहर निकाल सकूं। सच्ची बात है कि आप ये ना सोचो कि कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है जी और विवाह कर लिया, फिर समस्याएं चालू। ऐसा नहीं है। जब तक कुंडली को अच्छे तरीके से परख न लो, कोई जरूरी नहीं है अष्टकूट मिलान में कई बार कुंडलियां कम अंक से मिलती हैं, पर दशाकूट में वो अच्छी मिल जाती हैं, तो ऐसे भी विवाह होता है। और विवाह निस्संदेह बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, पर विवाह को संभालने के लिए कई बार हमारे आंतरिक मन का जागृत होना भी आवश्यक होता है, और कई बार हम अंतर्मन से सुसुप्त होते हैं, मरे होते हैं, तो विवाह टूट जाता है। अरे भाई, विधाता ने आपको मिलाया है, वो टूट कैसे सकता है? विचार करिए। आप ऐसे ही तो नहीं आए थे ना किसी के साथ। 500 लोगों ने आपके विवाह का साक्षी बनने का प्रस्ताव पेश किया था, तब जाकर के आपका विवाह हुआ था। पक्की बात है, इसे समझने की बात है। तो जरा विवाह जब भी टूटने वाली स्थिति में हो तो निस्संदेह इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये बात इतनी सी थी कि सप्तमेश लग्न नवमांस कुंडली में जातिका के और जातक के कहां बैठे हैं, वो दोनों की स्थिति में सप्तमेश की स्थिति कैसी बन रही है, ये छोटे से शर्त को अगर आप समझ लेते हैं तो निस्संदेह विवाह को टूटने से, रोकने से, कमजोर होने से और उसे अव्यवस्थित होने से बचाया जा सकता है। क्लियर है बात? समझ में तो आ गई होगी। इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये आपके शत्रु हैं, और परमार्थ में युक्त होकर के अपने जीवन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। जितनी ज्यादा हो सके अनुकूल रहने का प्रयास करिए, प्रतिकूल ना जाइए, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर देने से बच जाइए, और प्रतिक्रिया तो बिल्कुल भी ना करो। चुप रहोगे तो शांत रहोगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।